लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 23 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कमल ढलते दिन के कमल की तरह उदास बैठी है। हाथ में एक पत्र है जिसे बार बार देखती है। रह रहकर बंगले के सामने सड़क की ओर एक ज्ञात आकर्षण से जैसे निगाह फेर लेती है। अभी दिन काफी है, पर प्रतीक्षा करते उसे देर हो गई। जी ऊब रहा है। एक बार पत्र को फिर पढ़कर झपट से भीतर गई और पैड ले आई। सोचती हुई चिट्ठी लिखने बैठी। क्या लिखे, किस तरह लिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। केवल उत्तेजना बढ़ रही है। पत्र में घटना चक्र ऐसा है जो हर एक स्त्री हृदय में पुरुष के प्रति विरोध भाव उभार देगा। ऐसी ही ओजस्विनी भाषा में वो उत्तर लिखने लगी। मुख्य बात यह है कि वो हर तरह पिता से मदद करने के लिए कहेगी, पर अच्छा ये होगा कि एक बार उसके घरवाले उसके पिता से आकर मिल जाएं और फुर्सत हुई तो इस बीच में वो पत्र लेखिका से साक्षात करेगी। पता लिखकर चिट्ठी लिफाफे में बंद कर दी और फिर सड़क की ओर देखा। कुमार आ रहा था। देखकर खिल गई। उठकर कुछ कदम आगे बढ़कर लिया। कुमार बिल्कुल पास आ गया तो उच्छ्वसित कंठ से बोली, जनाब ये 2 का समय है, 4 बजने को 15 मिनट है। अब कानपुर तो हम लोग चल चुके, चलें भी तो बस आना जाना होगा। कुमार ऐसी उधेड़बुन में था कि उत्तर की नाप तौल वाली हालत से परे था। जैसा साधारण भाव आया कह दिया, तो ना हो होटल में रह जाएंगे। कुमार को न कानपुर जाने की आवश्यकता थी, न होटल में रहने की। कमल का प्रस्ताव था एक साथ जरा टहलाने का। उसने एक तरह कह दिया। लज्जित होकर मुंह फेरकर कमल एक पूरे जोर की छिपी हंसी हंस ली। तब तक कुमार बढ़कर उसी कुर्सी पर बैठ गया, भीतर से बिल्कुल दूसरे रूप का भरा हुआ। कुमार के आज के भाव की ओर कमल दूसरे दिनों से अधिक आकृष्ट हो रही है। आज वो उसकी निगाह में और पवित्र और परमार्जित मालूम दे रहा है। आज उसे देखकर उसके हृदय का स्नेह का फव्वारा रुकना नहीं चाहता। आज उसमें न जाने कौन सा आकर्षण है कि उसके संग मात्र से जैसे वो ऊपर उठती जा रही है और ऐसी जगह पहुंची है जहां जड़ बंधन का ज्ञान भी उसे नहीं रह गया, केवल आनंद मान रही है। एकाएक इस आनंद के भीतर उद्भावना पैदा हुई। कहा, चलिए एरोड्रम, आकाश में उड़ाया जाए। घंटी दी। नौकर से मोटर ले आने के लिए कहा। कुमार निर्विकार भाव से बैठा रहा। कमल ने सोचा, कानपुर जाना नहीं हुआ, इसलिए इनका दिल बैठ गया है। ड्राइवर ने गाड़ी सामने लाकर लगा दी। कमल सजी बैठी थी। कुमार से बैठने के लिए कहा। नौकर ने गाड़ी खोल दी। कुमार सामने ड्राइवर के पास बैठा। कमल लजाकर शिष्या की तरह भीतर बैठी। मन में एक प्रश्न उठता रहा, ये यहां बैठते तो छूत लगने की भी कोई बात थी। चलते समय नौकर से कागज उठाकर रख देने के लिए कह दिया। गाड़ी चल दी। कमल अकेली बैठी रही। ऊपर एरोप्लेन के उड़ने की घरघराहट हो रही थी। कुमार कल्पना के नेत्रों से नीरू का विवाह देख रहा था। रह रहकर सुबह वाली सूरत, वो फूली लता के भुजों के भीतर का मुख, वो पीछे का सूर्यमंडल, वे एकटक काली काली बड़ी बड़ी आंखें याद आ रही थीं। उस दृष्टि का भाव याद आते ही एक अज्ञात दर्द उठता था। जब जूता पॉलिश करने के लिए गया था, उस समय जिस तेजी में वो उसके सामने गई थी, जिस निरवरोध अपनाव से उसे देखा था, भीतर से आज उसे पाने के वही भाव कुमार में उठ रहे हैं। पर हाय, यहां वो निरूपमा कहाँ, यहां तो उसकी छाया है। देखते देखते एरोड्रम आ गया। कमल उतर पड़ी। कुमार का दरवाजा खोल दिया। कुमार फिर भी बैठा सोच रहा है। देखकर कहा, सर स्लीपिंग और थिंकिंग, यानी जनाब सो रहे हैं या सोच रहे हैं। कुमार होश में आ संभल कर लज्जित होकर नीचे उतरा। एरोप्लेन अभी आकाश में उड़ रहा था। इसके बाद के जाने वाले गर्दन उठाए देख रहे थे। कमल कुमार के पास ही एक प्रकार सटकर खड़ी थी। बोली, काफी भीड़ होती है, हमें कुछ देर होगी शायद। देखते देखते एरोप्लेन उतरा। कमल और कुमार की आंखों में विस्मय था। नीरू और यामिनी बाबू उतरकर उसी ओर बढ़ रहे थे। अभी इन्होंने न देखा था। निकट आने पर कुमार के साथ कमल को सरल आंखों से नीरू ने देखा और आंखें फेर लीं।
मुंह फेरने का भाव दोनों के हृदय में अंकित हो गया। कमल ने कुछ देर ठहर कर नीरू से मिलने की अपनी बढ़ती हुई इच्छा को रोककर यामिनी बाबू को देखा, जैसे मनुष्य किसी कीट को देखता है। उसके साथ कुमार की जल्द होने वाली शादी के भाव को उपेक्षा की दृष्टि से उल्लंघन कर जैसे यामिनी बाबू ने कुमार को देखा। तब तक बिल्कुल नजदीक आ गए थे। उपेक्षा के स्वर से कहा, अब जूता पॉलिश करना छूट गया जान पड़ता है। वैसी ही उपेक्षा से कुमार ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हें उतनी शिक्षा देनी थी वो दे चुका, बाकी जितनी रह गई है वो मैं पूरी कर दूंगी। कमल ने कहा। यामिनी बाबू झेंप गए, कुछ मतलब न समझे, तरह तरह के अर्थ करने लगे। मतलब कोई नहीं समझा, पर नीरू खुश हुई। यद्यपि भीतर से अप्रसन्न रही और यामिनी बाबू के साथ खुश आकर कुमार को अप्रसन्न करने की न सोची। एक बार ललित दृष्टि से कमल को देखा, जिस लालित्य में श्रृंगार नहीं करुणा थी, बेबसी का बयान था। आज कमल सब कुछ समझी। यदि कुमार के लिए उसके भीतर प्यार न होता तो कमल को देखकर उस तरह वो आंखें न फेर लेती। अगर यामिनी को चाहती होती तो भी नहीं। खुलकर पहले कही बात को याद दिलाना चाहा कि मैंने पहले तुमसे पूछा था और मैं अब भी वही हूं। तुम्हें बहुत बड़ा भ्रम हुआ है। पर वहां खड़े इक्के दुक्के आदमियों की तरफ ध्यान गया। फिर यामिनी बाबू के लिए भी सोचा कि कुछ का कुछ सोच लेंगे। मुमकिन दर्द पर हाथ जाए, ये अच्छा नहीं। सोचकर कुमार का साथ छोड़कर यामिनी बाबू के संग बढ़ती हुई निरुपमा को एक बगल से बुलाया। नीरू चलने को हुई तो यामिनी बाबू ने स्नेह से कहकर रोका, हमें अब जल्द चलना चाहिए नीरू, और भी तो बातें हैं। हाँ, जरा बात सुन लूं। सलज्ज कहकर नीरू कमल की ओर चली। एक साथ होकर दोनों एकांत की ओर बढ़ती चलीं। नीरू नीरू एकाग्र हुई, पर कुछ कह न सकी। एक बार और मैंने तुमसे पूछा था, पर तुमने उत्तर नहीं दिया, टाल दिया था। मेरी इच्छा होती है अब मैं भी टाल जाऊं और अच्छी तरह तुम्हारा सर्वनाश देख लूं। नीरू कांप उठी, त्रस्त स्वर से कहा, मैं समझ नहीं सकी। तुम जितना समझती थी मैं उतना ही तुमसे पूछ रही थी। अगर उतना ही तुम बता देते तो आज इतने बड़े हास्यास्पद नाटक का तुम्हें पार्ट न अदा करते रहना पड़ता। ये इतनी सहृदय बात थी कि नीरू सत्य की जगह से दुर्बल पड़ गई। वो छिपा सत्य जाहिर हो गया। उसने कहा, मैं खुद अपनी मर्ज की दवा के लिए चली थी, पर रास्ते में तुमने बाधा दी। मैंने बाधा दी? कैसी बाधा? तुम कुमार बाबू को प्यार करती हो। कमल आश्चर्य की दृष्टि से नीरू को देखती रही। कहा, प्यार करती हूं? इसका एक ही अर्थ मेरे पास है। उससे विवाह का कोई ताल्लुक है ये मैं नहीं जानती। दूसरे अलबत्ते यही अर्थ संयोग लेते हैं। नीरू उदास होकर मुरझा गई, फिर एकाएक अपनी प्रभा से चमक उठी। बोली, कुमार बाबू के वहां तुम्हें उनके साथ देखकर मैंने वैसा ही निश्चय किया था, इसलिए अपने दर्द की दवा से मैंने अपना हाथ खींच लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी प्रतिद्वंद्विनी बनूं। नहीं तो कुमार बाबू की मां का जैसा स्वभाव है मैं जानती हूं, वे मुझे अवश्य आश्रय देती। मैंने जानबूझकर ये जहर पिया है। मुझे भ्रम था ही। वे आश्रय अब भी देंगी? नहीं, तुमने स्वयं अपना आश्रय स्थल खोज लिया और यही तुम्हारे योग्य भी है। हृदय से तुमने धोखा नहीं खाया। इस जिस मनुष्य के साथ तुम आई हो, ये उफ क्या है? फिर बताऊंगी। क्या तुम्हारा विवाह ठीक हो गया? हाँ, नीरू ने डरे हुए गले से कहकर विवाह तिथि बताई। तो ये तैयारी अवश्य कानपुर से करेंगे और वहीं से बारात भी लाएंगे? हाँ। कब जाएंगे? कल सुबह। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम कुमार बाबू को प्यार करती हो या नहीं? नीरू लज्जित होकर देखने लगी। बोलो, कमल ने जोर दिया। करती हूं, कुछ बेहयाई से नीरू ने कहा। आह, ओह, ओह वाला प्यार? हाँ। कमल खिलखिलाकर हंसी। तब तक यामिनी बाबू ने बंगला में कुछ उद्दत स्वर से देर हो रही है कहकर नीरू को बुलाया। नीरू ने बिल्कुल स्वतंत्र दृष्टि से देखा। कमल से कहा, इसे कह दूं चला जाए? नहीं नहीं, मजा न बिगाड़। जब नाटक यहां तक हुआ तब पूरा किए बगैर क्यों छोड़ा जाए? यानी? और बातें फिर कहूंगी। इस समय तुम निश्चिंत होकर जाओ। इन्हें अच्छी तरह अब हवा खिलाना।
नीरू अभिवादन कर हंसती हुई चली। कमल कुमार के पास आई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 23, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।